हे हाय एवरीवन। आप सभी लोग प्रीलिम्स 2026 की तैयारियां कर रहे होंगे और जिन जिन लोगों का सी सेट में प्रॉब्लम आती है, जिनका एक दो नंबर से रह जाता है, और सबसे बड़ी बात जिनके एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 13 क्वेश्चन सी सेट 2025 में पैराग्राफ में सिर्फ एजम्पशन बेस्ड आए थे और इसमें बहुत सारे लोग, हम सभी लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। पहले मैं अपने आप के बारे में आपको बता दूं कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ और क्यों आपको ये कुछ एक हैक्स हैं जो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। 7 रूल्स हम पढ़ेंगे और फिर आज के बाद डेली उसे प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में ये रूल्स आपको एटलीस्ट याद हो और आपका टाइम बचे इन 13 क्वेश्चन में। जहाँ आपने 30 मिनट्स लगाने थे या 26 मिनट्स लगाने थे, 2-2 मिनट करके, वो आप 30-30 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर पाएँ, राइट। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी 5 अटैम्प्ट दिए हैं। 4 बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। एक बार मेरा सी सेट इतने मार्क्स से रह गया था, 65.83 मार्क्स मेरे बने थे, 0.17 मार्क्स से मैं रह गया था। लेकिन उसके बाद से चारों प्रीलिम्स मेरे क्वालिफाई हुए हैं और यहाँ से मैंने मार्क्स अपने इम्प्रूव किए हैं। 98 या 99 आई थिंक मेरे पिछले साल थे, है ना। मेरी मार्कशीट टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो मुझे जुड़ना चाह रहे होंगे। और मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड का, है ना, एक सामान्य से बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, कैंडिडेट रहा हूँ, और मुझे पैराग्राफ और रीजनिंग ने बड़ा हेल्प किया है। तो वही चीज़ें जिन्होंने मुझे हेल्प किया वो मैं यहाँ पे आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। आइए अब उन 5-6 नियमों को जानते हैं जो आपको याद रखने हैं और अगले 5 दिन हम उन 5 नियमों को बार बार पढ़ेंगे और पिछले 3-4 साल के एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्रुक्स वगैरह वो तो आप कर लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेगेटिव मार्क्स मेनली एजम्पशन में जा रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रिंसिपल्स को जाने, हमें ये जानना है कि भैया एजम्पशन का मतलब क्या है। एजम्पशन का मतलब है पूर्वानुमान। आपके पास कोई स्टेटमेंट दी हुई है, आपके पास कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ के आप क्या पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। आपने एक अनुमान लगाना है कि इस पैराग्राफ से पहले क्या सिचुएशन रही होगी, या इस पैराग्राफ में आगे जो चीज़ लिखी होगी जहां से आपको पूरी रियलिटी पता चले, उस रियलिटी के बारे में, आगे जो जो चीज़ लिखी होगी उस रियलिटी के बारे में। इसके आगे क्या होगा, इस पैराग्राफ के अगली साइड क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस, इसके पिछली साइड क्या लिखा होगा, नॉर्मली कॉज। इसी तरीके से फ्लो बनता है, लॉजिकल फ्लो यही होता है राइटिंग का। तो आपसे वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि सामने जो लिखा हुआ है उसके कॉजल रिलेशनशिप का अनुमान आप लगा पा रहे हैं या नहीं। अब वो अनुमान कितना आपने लगाना है इस पे है ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एक लाइन में कितना लगा पा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे गोबर की बात हुई है इस पैराग्राफ में, और इससे आप अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी पिछली साइड क्या पेट्रोल की बात हो रही होगी क्या, या फिर चलो मान लो पेट्रोल का हो भी सकता है कि अच्छा पेट्रोल, डीजल वगैरह, या फिर इवन, है ना, नेचुरल गैस को रिप्लेस करने के लिए गोबर गैस आप लगा लो, हो सकता है इस प्रकार का कोई चीज़ लिखा गया हो। लेकिन इससे पहले सोने की बात हो रही होगी क्या, गोल्ड की बात हो रही होगी क्या, या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात एकदम से शुरू हो जाएगी क्या, नहीं। अगर यहाँ गोबर की बात हुई है, हो सकता है पिछली साइड गाय की बात हो रही हो, और इसके आगे वाली साइड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गोबर गैस की बात हो रही हो। तो नॉर्मली वो जो अनुमान है वो आपका एक लाइन में होना चाहिए, ये अपने ध्यान में आपने रखना है। लाइन से बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, अनुमान आपने लगाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो एजम्पशन चूज करेंगे वो यहाँ पे लिखा ही लिखा हो। क्रुक्स में तो ऐसा है कि जो सामने लिखा हुआ है वही आपने क्रक्स चूज करना है। अज्यूम आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं साइड में नहीं कर सकते। आगे पीछे ही आपने, मान लीजिए ये रास्ता है तो इसके आगे और पीछे का ही आपने अज्यूम करना है, यहां नहीं चले जाना है, साइड्स अपनी ब्रीच नहीं करनी है। मेरी बात समझ गए? बस
अब कुछ हम प्रिंसिपल समझेंगे। पहला प्रिंसिपल है क्लीन स्वीप इज द क्लीन बोल्ड। कभी भी आप क्लीन स्वीप इस तरीके की, है ना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में अगर कोई क्लीन स्वीप, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरीके की दी हुई है कि यार ये तो बात बन ही नहीं रही है, तो हमेशा वो आपकी नॉर्मली गड़बड़ होगी। वहां फिर इधर कंफर्म करने के लिए टाइम वेस्ट भी भले मत करिए। जैसे अडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। The growing divergence between the fortunes of agricultural and non-agricultural economy in India could have been reduced or contained by। कि भैया एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, मतलब फैक्ट्रियों में और एग्रीकल्चर के बीच डाइवर्जेंस बहुत है। सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है, फैक्ट्रीज ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है। इसका CAGR 3-4% है, अदर सेक्टर्स 8-9% से ग्रो कर रहे हैं। अब इनके बीच जो ये गैप है, इसे कैसे आप कंटेन कर सकते हैं? अब इनकी स्वीपिंग स्टेटमेंट पढ़िए कि अडेप्टिंग द लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। क्या आप ये करके इसे रिड्यूस कर सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं इस गैप को? लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। दूसरी बात, कोई भी स्पेसिफिक अगर बात की गई है, सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स बहुत हार्मफुल भी है, और लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑलरेडी हो भी रही है। गेहूं की, धान की खेती, ये लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर ही हो रही है, और देश इससे परेशान है। वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर यहां पे बात की गई होगी तो हो सकता है ठीक हो, अदरवाइज ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। और प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेविली सब्सिडाइजिंग सीड्स फर्टिलाइजर, नहीं, ये तो इडियोटिक स्टेटमेंट है। हम इन चीज़ों से परेशान है, देश इन चीज़ों से परेशान है, राइटर ये अज्यूम कैसे कर लेगा? तो ये तो है ही नहीं है। इस स्टेटमेंट के लिए आपने पैसेज पढ़ना है कि one of the dismal realities of agriculture sector in independent India has been that it never experienced high growth phase unlike the non agriculture economy। वही बात जो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई हाई ग्रोथ फेज नहीं। द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ हैज बीन जस्ट 3.5% in 1980s। Also, after experiencing spurt of decadal growth during 1980s, agricultural growth suffered relative stagnation thereafter। This is in a sharp contrast to non-agricultural growth। इसमें बात हुई है कि भैया एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतनी नहीं हुई है, नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, इतनी कर बात हुई है। यहाँ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात ही नहीं हुई है। आप क्यों जा रहे हो? मैंने बोला ना, लाइन आपने ब्रीच नहीं करनी है, राइट। तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट है, इसमें गलत हो जाएगी, नाइदर वन नॉर टू। बिल्कुल भी लाइन से बाहर नहीं जाना है। जो भी स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरीके की है कि फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, फिर से इसे पढ़ते हैं। देयर इज नो नीड फॉर स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन एनी मैनर इन हैंडलूम सेक्टर। हटाओ इसे। स्टेट भाई साहब मोस्ट लिबरल कंट्री जो खुद को बोलती है ना, जिसे हम कहेंगे कि लेफ्टिनेंट ऑफ लिबरलिज्म, अमेरिका, वहां पे भी स्टेट का इंटरवेंशन है, एटलीस्ट पॉलिसी लेवल पे तो है। ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, हटाओ, हमने ये पढ़ना ही नहीं है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग और अट्रैक्टिव इन रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना ही नहीं है भाई। हम हैंडलूम इंडस्ट्री को इतना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, GI टैग्ड जितने भी प्रोडक्ट है उनके लिए इतना डिमांड हो रहा है ना, ग्लोबल स्केल पे, स्पेशली गिफ्टिंग इंडस्ट्री में इनका बड़ा वो रहता है। अब एकदम से आप बोलेंगे कि ये नो लॉन्गर अपीलिंग ही नहीं है, अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो भाई ये उनकी कला पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये हमने पढ़ना ही नहीं है। स्वीपिंग स्टेटमेंट है, और स्वीपिंग जो है ना, क्लीन स्वीप जो स्टेटमेंट्स है वो क्लीन बोल्ड ही आपको करेगी, उसमें आपको जाना ही नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी एजम्पशनें मिली तो मजा आ जाएगा। दूसरी बात, बर्डन शिफ्टिंग ना हर जगह रेड फ्लैग होता है, ये प्रिंसिपल याद रखना। अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ गरीबों को इसका बर्डन लेना है, अगर कोई, जैसे कल हम 2024 का जब हम पेपर पढ़ रहे होंगे, 2024 के CSET को देख रहे होंगे, उसमें हम 1-2 सवाल ऐसे भी होंगे, पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जा रही है कि ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, सिटीजन्स आर नॉट। या कहीं सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जा रही है कि ओनली सिटीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज नॉट। या फिर सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है।
या फिर सिर्फ डेवलप्ड कंट्री पे ही बर्डन डालने की बात की जा रही है कि ओनली डेवलप्ड कंट्रीज और ओनली वेस्टर्न कंट्रीज नीड टू डू दिस और डू दैट? बर्डन शिफ्टिंग कहीं पे भी एक रेड फ्लैग होता है, कहीं पे भी लाइफ में कहीं भी देखो। बर्डन शेयरिंग इज अ गुड थिंग, बर्डन शिफ्टिंग एक रेड फ्लैग है। और ये जो जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं ये किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखे होते हैं, वहां से यूपीएससी कॉपी पेस्ट करता है, अपना नहीं बनाता है वो। आप इसका कॉपी पेस्ट मटेरियल इस पे डालोगे ना गूगल में, तो ये एज इट इज पूरा पैराग्राफ एज इट इज आपको पूरा आर्टिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल जो कंसिडरेबल हो इतना कि यूपीएससी उसे कंसिडर करे उसकी राइटिंग को, वो कभी बर्डन शिफ्टिंग तो एटलीस्ट नहीं करेगा। ये बात दिमाग में पहले बैठा लो। बर्डन शिफ्टिंग वाली जहां स्टेटमेंट मिली, आंखें मूंद के उसे आपने, है ना, क्रॉस कर देना है, भले कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना फिर पैसेज। नो राइटर कैन अज्यूम ब्लेटेंटली इलॉजिकल थिंग्स, है ना, एंड नो राइटर कैन यूज दिस लैंग्वेज एज वेल। आगे देखेंगे कि भैया इलॉजिकल चीज़ें कोई भी, मैंने आपको बोला कि ये किसी ना किसी राइटरों ने लिखी होती है, कहीं पे भी इलॉजिकल चीज़ आएगी ना वो उसे कर ही नहीं पाएंगे, डिफेंड ही नहीं करेंगे, अज्यूम ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट। नहीं, ये लॉजिकल बात बनी क्या? इनडिफरेंट का मतलब है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर ऐसा है कि इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ हिंदी में? टाइप ऑफ इग्नोरेंट, है ना, टाइप ऑफ एरोगेंट, जो कि लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, सिर्फ तभी चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। क्या इलॉजिकल बात है ना, पढ़ना ही क्यों है ये, हटाओ इसे, पढ़ना ही क्यों है ये, है ना, नॉर्मली पढ़ना ही क्यों है। अब अगर भाई कोई अगर नीरो राइटर होता, नीरो तब वो ये स्टेटमेंट यहां कहीं दे सकता था। अगर नीरो राइटर होता, है ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप राइटर होता तब जाकर के ये स्टेटमेंट इधर आती। अगर ये जनरल पैसेज है, अगर ये जनरल किसी आर्टिकल से यूपीएससी ने उठाया है तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत थी भी नहीं। हाँ, अगर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है भाई, तो हो सकता है ये सच भी हो सकता है ये सच भी हो, यहाँ लिखा हुआ हो सकता है ये, अदरवाइज तो नहीं। भारत के नेताओं पे मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता, वो सब बढ़िया है। द मोर एग्रेसिव द ऑपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन द डेमोक्रेसी। अगेन एक तो यहां बर्डन शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ऑपोजिशन को एग्रेसिव होना पड़ेगा तभी जाकर के गवर्नेंस डेमोक्रेसी में आएगी। दूसरा, इम्बैलेंस जहां पे भी क्रिएट हो रहा हो ना, बर्डन शिफ्टिंग एक्चुअली क्या है, इम्बैलेंस है। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस अगर आपको कहीं दिखे कि नहीं यार एग्रेसिव होना चाहिए क्या ऑपोजिशन को, फिर जाकर के आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, है ना, कहीं पे एग्रेसिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मिला तो ऑपोजिशन ढूंढो। गुड स्टेट्समैन, यहाँ कहीं ऑपोजिशन है नहीं, यहाँ कहीं ऑपोजिशन है नहीं, बात कहाँ हो रही है? बिकॉज दे विल रून हिम, थॉट हर्ट्स ऑट टू प्रे नेवर डैश डैश डैश, ओपोनेंट्स यहाँ बात हो रही है। ही ऑट ऑल्सो टू प्रे नेवर टू बी लेफ्ट विदाउट ओपोनेंट, कि भैया एक अच्छे राजा को ओपोनेंट के बिना नहीं रहना चाहिए, उसका कोई ओपोनेंट होना चाहिए। तो ये तो यहाँ बात नहीं हो रही है। द नेशनल यूनिटी ऑफ फ्री पीपल डिपेंड्स ऑन सफिशेंटली इवन बैलेंस्ड पॉलिटिकल पावर टू मेक इट, देखो बैलेंस की बात यहाँ पे भी हो रही है, टू मेक इट इम्प्रैक्टिकेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू बी आर्बिट्रेरी, कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरी ना बने और ऑपोजिशन इरिकंसाइलेबल ना बने, बहुत एक्सट्रीम ना हो। तो एग्रेसिव होना चाहिए क्या? नहीं, रिकंसाइलेबल होना चाहिए। तो नाइदर वन नॉट टू, इलॉजिकल चीज़ें हैं ना, इलॉजिकल चीज़ें हैं, कोई भी राइटर इसे ऐसे अज्यूम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो एजम्पशन, नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम, पहले ही हटा लो। अगर यहाँ ये तक भी लिखा होता ना कि नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन नॉर्थ कोरिया इन एनी मैनर, यहां तक भी अगर लिख दिया होता, या खैर ये तो हो सकता था थोड़ा सा ठीक हो जाए, है ना, लेकिन अगर ये तक लिखा होता कि नो कंट्री हैज एनी इकोनॉमिक लिंकेज विद नॉर्थ कोरिया, या फिर इवन ये भी कि नो कंट्री एज ऑफ नाउ हैज टू डिपेंड ऑन नॉर्थ कोरिया इन एनी मैनर, तो वो भी गलत हो जाती। क्यों? है डिपेंडेंट,
चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए नॉर्थ कोरिया पे डिपेंडेंट है, उसको साउथ चाइना सी में एक इरिटेंट के तौर पे खड़ा कर रखा है। वो जैसे मर्जी डिपेंडेंट हो, है तो है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंटें हैं, इन्हें ये है ही नहीं, ये काम की ही नहीं है, इलॉजिकल चीज़ें हैं ये। और ये तो इकोसिस्टम डिपेंडेंस की बात कर रहा है भाई। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज। अगेन मैंने बोला ना, बर्डन शिफ्टिंग हो रही है। आप यहाँ पे पढ़ लेना इसको आराम से बैठ के, आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा शायद। एक बार पढ़ लेते हैं। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल potential as well as livelihood dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using the ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation, or strictly for conservation. Deforestation caused due to the commercial exploitation will lead to indirect harm like flood situation dash है ना, livelihood dependent on forest dash. These conflicts are particularly acute in developing countries. अच्छा, developing countries में ये ज़्यादा acute है, where the dependence of people on the ecosystem is significant. कि क्यों ज़्यादा एक्यूट है? क्योंकि भैया वहाँ पे गरीब लोग हैं, वो इकोसिस्टम, वो जंगलों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। वहाँ जंगल बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है, इकोसिस्टम बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल है। बट यहाँ कहीं बात हुई है कि अमीर देशों को अपने रिसोर्सेज शेयर कर देने चाहिए, ऐसी कहीं बात हुई? ऐसी कहीं बात हुई है इसमें, है ना? या ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही है क्या? हिंट मिल रहा है आपको कि ये डिस्कस होना चाहिए? नहीं। अमीरी गरीबी, मैंने अगेन बोला, जहाँ पे भी एफ्लुएंस की बात या फिर बर्डन शिफ्टिंग की बात हो रही है कि रिच कंट्रीज नीड टू इन्वेस्ट, अगर ये भी होता कि रिच कंट्रीज नीड टू इन्वेस्ट मोर इन अफॉरेस्टेशन, अगर ये भी लिखा होता तो भी वो गलत हो जाता है यहाँ। क्योंकि यहाँ बात इस बारे में हो रही है कि गरीब लोग, जो गरीब देश है, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात हुई है। उनकी रिस्टोर करने की क्षमता पे ना तो सवाल उठाया गया है, ना तो उस पर बात की गई है। तो उसकी बात ही नहीं हो रही है, तो आप इसमें कैसे वो कह सकते हैं कि हाँ ये इसका एक आंसर हो सकता है? नो। फिर सिमिलरली देखो, path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in country like India. In a country like, अगली बात, कहीं पे भी अगर वो नेम करे ना आपको स्पेसिफिक कि इन वेस्ट डैश डैश इज हैपनिंग, तो अगर एक्सप्लिसिटली कहीं वेस्ट नहीं लिखा है ना, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली आपकी गलत होगी। जैसे इंडिया, अगर एक्सप्लिसिटली यहाँ कहीं इंडिया नहीं लिखा है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। हो सकता है कहीं ये कोई पैसेज किसी ने इंडिया स्पेसिफिक लिखा हो, तो ऐसे नहीं हटा देना एकदम से कि हाँ इंडिया दिखा तो हट गया, नहीं। लेकिन इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिकेशन आपको दी गई है, मान लो मफलर की बात हुई है और आपको स्पेसिफिकेशन यहाँ एजम्पशन में दे दी कि ब्लैक कलर मफलर्स आर राइटर्स फेवरेट, नहीं, जनरल मफलर की बात हुई थी। ऐसे ही ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है, हो सकता है इंडिया की हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो हम यहाँ देखेंगे फिर, लेकिन कान तो खड़े कर देने आपने। इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न एज द सोलर एनर्जी, देयर विल मोस्ट लाइकली बी, मोस्ट लाइकली की बात हो रही है, मतलब ढीले ढाली सी स्टेटमेंट है ना? ऐसा है कि स्कोप छोड़ा हुआ है, मोस्ट लाइकली बी एन ईजी, कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ, स्कोप छोड़ा हुआ है कि हो सकता है ऐसा होगा, ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। The history of renewable energy suggests that there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, the cost rapidly falls because of the economies of scale and learning by doing. कि भैया इकोनॉमी जितना काम आज करेगी, कल उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बाय स्केल की वजह से कॉस्ट उसकी कम कर पाएंगी, क्योंकि आज उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्ट करके फिर धीमे धीमे सीखेंगे। उन्होंने एक पावर प्लांट लगाया है, वो फिर सीखेंगे लर्निंग बाय डूइंग कि हाँ इसकी कॉस्ट कम कैसे करें। तो फर्म इसे कहते हैं पाथ डिपेंडेंस, कि भैया एक फर्म ज़्यादा अगर ग्रो करेगी तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू डू वेल इन फ्यूचर एज वेल। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस इज द कोलैप्स ऑफ प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी which became 90% cheaper in 2010s. Moving early and gradually gives economies more time to adjust.
इसलिए हमें जल्दी कहीं पे एंटर हो जाना चाहिए बोलते, बाद में सीखने लगो, पहले एंटर तो हो। बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिसरप्शन। अ लेट मोर केओटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर, कि अगर बहुत ज़्यादा क्योस हो जाए ना ट्रांजिशन में तब कॉस्टली हो सकता है। तो इफ़ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी ने खुद को चीप बनवाया, क्यों? क्योंकि हम बहुत पहले काम करना इसमें शुरू कर चुके थे। तो अगर हम बाकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में भी पहले काम शुरू करें तो ये बात बिल्कुल सही है ना? यहाँ पे ये बात यहीं से पता चल रहा है कि हाँ, तो ये लेस कॉस्टली होगा, ईजी होगा और लेस कॉस्टली होगा ये ग्रीन ट्रांजिशन। तो ये बात सही है। कहीं स्पेसिफिकली इंडिया की बात हो रही थी क्या यहाँ? नहीं हो रही थी। मुझे तो है ना स्टेटमेंट एक इसकी गलत लगती है। हालांकि मैंने कई कोचिंगों के और फिर बाद में कंफर्म इसमें किया कि जो यूपीएससी है उसका आंसर इसमें बोथ 1 और 2 है। मैं आज भी यूपीएससी का आंसर बोथ 1 और 2 है। मैं आज भी स्टैंड रहूँगा और आपको यही कहूँगा कि अगर कल फिर से आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले, है ना, कोई ऐसा सवाल आए जहाँ एक्सप्लिसिटली इंडिया ऐसे मेंशन ना किया गया हो, तो आप उसे रॉन्ग ही कंसिडर करना। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी भी कुछ भी कर देता है। वो अंट शंट, वो जीएस तक के आंसर खराब दे रहा है भाई। जीएस तक के 4-5 आंसर वो खराब दिए जा रहा है, 3-4 आंसर वो खराब दिए जा रहा है। उससे क्या उम्मीद करने की सी सेट के इस तरीके के सब्जेक्टिव आंसर वो 100% सही ही देगा। आज उसने इसे सही माना है, कल वो उसे गलत मान लेगा। तो आपने जनरल प्रिंसिपल पे ज़्यादा कायम रहना है बजाय इसके कि एक आधा आंसर ऊपर नीचे हो गया हो। तो अगली बात है, ओपन एंड नॉर्मली राइट एंड होता है। पीछे हमने क्या देखा? पीछे हमने प्रिंसिपल ये देखा था कि बर्डन शिफ्टिंग और बुरी जो इस तरीके की चीज़ें हैं, इलॉजिकल चीज़ें, उनसे दूर रहना है। और क्लीन स्वीप और ओपन एंड में डिफरेंस है। ओपन एंड में स्कोप रखा जाता है, क्लीन स्वीप क्या है? क्लीन स्वीप ये है कि रोहन आज स्कूल नहीं आएगा। ये क्लीन स्वीप स्टेटमेंट है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कंफर्म है ना? कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, जाइए, कंफर्म है। इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है क्लीन स्वीप। ओपन एंडेड जो स्टेटमेंट होती है नॉर्मली वो आपकी जीएस में भी सही होगी। ओपन एंड का मतलब क्या है? ओपन एंड का मतलब है कि दीदी हो सकता है आप रेल मांग लेते, ये ओपन एंडेड है। नहीं मांगते तो नहीं मिलेगा, ये क्लीन स्वीप है। मेरी बात समझ रहे हो? रेल मांगा गया था, ये बात सही नहीं है क्या? सही नहीं है, क्लीन स्वीप है। नहीं मांगा गया था, क्लीन स्वीप। नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगी, क्लीन स्वीप है ना? और नॉर्मली इस तरीके की जो स्टेटमेंट है, मान लो सी सेट में पूछी वो गलत है। लेकिन दीदी हो सकता था कि आप रेल मांगते और हम आपको दे भी देते, ओपन एंडेड है। ऐसी स्टेटमेंट है जहां पॉसिबिलिटी हो, ओपन एंडेड है, सामने से खुला रखा हुआ है। नहीं मांगते तो नहीं मिलता, ये है आपका क्लोज या फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट, क्लीन स्वीप। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें। ओपन एंडेड जो स्टेटमेंट होती है नॉर्मली वो ठीक सी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्सट्रीम ऐसी बात नहीं लिखी गई है। वो जनरली आपको लगेगा कि हाँ यार, आप मार्स पे भी चले जाओ तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे भी सही रहेगी। मार्स की मिट्टी के बारे में भी ये स्टेटमेंट सही रहेगी कि उसकी मिट्टी नीचे बैठती है, आखिरकार बैठती होगी, है ना? तो ये जैसे एजम्पशन यहाँ फिर से दी गई है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीजेज टू न्यू एरिया। ये हो रहा है तो नॉर्मली ये ठीक ही होगी, आप इसे मना नहीं कर सकते हैं, कोई राइटर इसे मना नहीं कर सकता है। तो इसके गलत होने के चांस नहीं है, लेकिन इसके रेलेवेंट होने के चांस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो हमने बाद में फिर यहाँ कंफर्म करना है। स्टेटमेंट ये ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया कि हाँ यार, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है, उसकी वजह से बीमारियां भी माइग्रेट होंगी ही।
इसे आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं है, मुद्दा ये है कि अब ये लिंक्ड है कि नहीं है, वो हम बाद में कंफर्म करेंगे। Scientific understanding of wild relatives of our present crops would enable us to strengthen food security. अब अगेन ये बात भी सही है कि अगर हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे वाइल्ड रिलेटिव को तो पता चलेगा कि हाँ फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है। लेकिन ये यहाँ लिंक्ड है कि नहीं है, फिर अब हमने देखना है बस दो बातें। फूड सिक्योरिटी की कहीं बात हुई है क्या, प्लांट डिजीजेस की कहीं बात हुई है क्या, दो ही शब्द आपने ढूंढने हैं। यहां पहले ऊपर डिजीज ढूंढो कहीं है। इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट केमिस्ट्री विल अफेक्ट द प्रेवलेंस ऑफ वायरुलेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डिजीजेस। बस डिजीजेस की बात हुई तो हुई है, बिल्कुल। क्लाइमेट विल अफेक्ट, बिल्कुल हुई है डिजीजेस की बात। बट देयर इज रिस्क दैट सच चेंजेस विल make some plants infectious more common in the climatic zone, in all climatic zone, perhaps catastrophically so. दैट मीन्स सारे क्लाइमेटिक जोन में कुछ एक इन्फेक्शन फैल जाएंगे, ऑब्वियसली माइग्रेशन बोलेंगे उसे। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट सेंचुरीज ऑफ selective breeding have refined the genome of high value crop. They are spectacular at growing today's condition, but genetic variation not immediately useful. This is good for yield but bad for coping with the changes. A minor disease or even an unknown one could suddenly rampage through genetically honed crop. Scientific understanding of wild relative of our present crops would enable us to strengthen food security. तो यहां ये नहीं बोला है कि भैया जीएम से एंश्योर होगी फूड सिक्योरिटी, यहां बोला है कि वाइल्ड क्रॉप के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करो, वहां जानो कि अच्छा हाँ इससे क्या क्या बीमारियां लग रही है, कहाँ से ये बीमारियां आ रही है, तो हमें एनेबल करेंगे टू स्ट्रेंथन, नॉट टू एंश्योर, टू स्ट्रेंथन। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नई साइंस की रिसर्च होगी तो उससे ये होगा ही। तो नॉर्मली आप इस तरीके से अगर ले चलें तो बोथ 1 और 2 इसमें बनता है इसकी बात, क्योंकि यील्ड की बात हुई है, डिजीजेज की बात हुई है। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आप 2027 का अगर अटेम्प्ट अभी एम कर रहे हैं, CAPF CDS के अगर अटेम्प्ट आप एम कर रहे हैं, तो आप एक बार इसमें एनरोल करके देखिएगा। इसके ये सारे फीचर्स हैं और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा इस कोर्स में ज्वाइन करने का। आना है, बैठना है, आपने बस क्लासें लगानी है, रिपीट में देखना है। 30-40 क्वेश्चन यूपीएससी के हर एक पेपर में यहाँ से डन है। 30 से 40 क्वेश्चन, ये सिर्फ PYQ नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है। आप लोगों में से बहुत लोग मेंस भी अपने क्लियर करेंगे, मेंस के लिए भी प्री इस साल क्लियर करेंगे। तो काफ़ी लोग क्या है कि सिर्फ अपने रूटीन के लिए कि डेली आंसर राइटिंग कर पाए, वो 15-18 हज़ार 10-10 हज़ार के बैचेस बड़ी कोचिंगों के ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ उन्हें कोई लाइव मेंटरशिप वगैरह नहीं मिलती, ना तो कोई लाइव आंसर राइटिंग एक्चुअल में होती है। कोई इवेलुएटर आएगा, वो ओके ठीक है इतना कर लिख के आपको 5 नंबर दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, है ना, और कंटेंट वगैरह कुछ आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ आपको भाई कंटेंट मिलेगा बहुत एनरिच्ड, रिकॉर्डेड सेशंस है, जीएस के कंटेंट पूरा फुल जीएस, है ना, मेंस के लिए, प्लस 60 सेशंस, है ना। ये क्योंकि दिसंबर 2025 तक का ये बैच था, उन सारे लोग जो पहले एनरोल किए हैं उनको, है ना, फिर से अभी जून के बाद से जो अपना 2026 के बैचेस इसमें मेंस का ऐसा है कि ये आंसर राइटिंग का है, तो आप डेली आकर के 1-1 घंटा आंसर राइटिंग इसमें कर सकते हैं। और लाइव रिव्यूइंग होती है, इवेल्युएशन इज़ नॉट द फोकस, रिव्यूइंग कि हाँ यार इसमें ये बेटर किया जा सकता था। बाकी लोग भी क्योंकि लाइव होते हैं तो वो भी अपने सजेशन देते हैं कि हाँ इन्होंने ये ठीक किया, ये गलत किया। फिर देखिए अगेन एजम्पशन बेस्ड, यहाँ एक और सवाल था कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू और इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? नहीं, अपने जीएस के नॉलेज या अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपको इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि ये ठीक होगी या गलत, ये एब्सोल्युटली ठीक है। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करना है बस। अफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन्स। हो भी सकता है, नॉर्मली हो भी सकता है कि कोस्टल एरिया और माउंटेनियस एरिया, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ
क्लाइमेट चेंज के और ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट हो, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ हुई है या नहीं हुई है इस इफेक्ट में, तो ये देखना बाकी है। Each state in India faces distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offers its own set of opportunities. कि हर स्टेट के पास अलग चैलेंजेस है और अलग अपॉर्चुनिटी है। Reducing emission depending on its natural resources. For example, coastal states. Example दिया है ये। Coastal states need to take more action to protect their shores. ठीक है ना। राइज डिस्ट्रिक्ट दैट आर ड्रायर, सूखे जो एरियाज है दे नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरिएबल मानसून प्रेसिपिटेशन, मतलब वहां पे भी दिक्कतें हैं। हिमालयन रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक चैलेंजेस एंड पेनिसुलर इंडिया एंड ऑफ शोर एरियाज हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग द विंड पावर, है ना। उनके पास अपॉर्चुनिटी है विंड पावर की, पेनिसुलर इंडिया के पास। तो चैलेंजेस भी अलग अलग स्टेट के अलग है ना, और अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग अलग स्टेट की अलग है। जैसे कई स्टेटों में विंड पावर अच्छा है। दीज वेरियस एस्पेक्ट नीड टू बी कंसिडर फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल फॉर फ्यूचर। इसमें बोला गया है कि भैया चैलेंजेस अलग है, अपॉर्चुनिटियाँ अलग है, दोनों को देखो और फिर जा करके एक फ्यूचर की पॉलिसी बनाओ। तो फ्यूचर की पॉलिसी में पावर इंक्लूड हो सकती है क्या? ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से कई जगह बहुत एक्सट्रीम हवाएं चलेंगी, वहाँ विंड पावर अच्छी होगी। क्लाइमेट चेंज से कहीं सूखा पड़ जाएगा, वहाँ आप अच्छे से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, इट कैन बी लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। हाउएवर, यहाँ लिखा है क्या कि कोस्टल एरिया में माउंटेनियर एरिया से ज़्यादा सीवियर कोई इफेक्ट है? नहीं, यहाँ लिखा है कि कोस्टल के अलग है, माउंटेन्स के अलग चैलेंज है, सूखे एरियाज के अलग है। तो सूखे को तो भूल ही गए, समझ रहे हो। यहां लिखा है कि अलग चैलेंजेस है, किसके ज्यादा है ये नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो एजम्पशन ये हो जाएगा, राइट। हाँ, इसके आगे का ये काफ़ी क्योंकि लंबा हो गया है, इसके आगे के 2-3 प्रिंसिपल्स और हम जानेंगे, और कल मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे फिर से, है ना, 2024 के एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन और फिर 2023 के एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन 3 साल के एजम्पशन बेस्ड ही क्वेश्चन हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, है ना। आपका सबका प्री क्लियर हो नहीं हो, अगर आप मेंस तैयार करना चाह रहे हैं अपने अगले साल के अटैम्प्ट के लिए या 26 के लिए भी, तो आप इस बैच को उस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा एक्सक्लूसिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं 9-10 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आंसर राइटिंग उसमें करते हैं प्रोग्राम में, और रेगुलर इसमें रिव्यू भी होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें लिए भी नहीं जाते हैं, है ना, 15-20 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर लाइव आंसर राइटिंग हो नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एज ऑलवेज लव यू ऑल। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।